रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? जब बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। फिर हमने पढ़ा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, जब हम किसी चीज को फेंकते हैं और वो ऐसे गिरती है जाकर के जमीन पे, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर हमने पढ़ा सर्कुलर मोशन, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पॉइंट के अबाउट जब कोई बॉडी घूमती है विद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको हम बोलते हैं कि ये सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन कर रही है। फिर हमने पढ़ा आपका ऑर्बिटल मोशन सोलर सिस्टम वाले चैप्टर में, जहाँ पे कोई भी प्लैनेट जो था वो एक ऑर्बिट के पाथ को फॉलो कर रहा था। ऑर्बिट में बेसिकली 2 फोकस होते हैं, तो वो उस पाथ को फॉलो कर रहा था। अब बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? तो देखिए, ऑसिलेटरी मोशन होता है जब भी कोई बॉडी किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, मान लीजिए ये इसकी मीन पोजीशन है या फिक्स पॉइंट है, इसके अबाउट मतलब इससे इधर, इधर और इधर, ठीक है, तो जब भी कोई बॉडी किसी मीन पोजीशन के अबाउट मोशन करती है दोनों डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब ये जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इसको बोलेंगे टू, और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इसको बोलेंगे प्रो या फॉरवर्ड बैकवर्ड, सिंपल टर्म्स में, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन से जुड़े हुए कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें पता होना बहुत जरूरी है। पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो सबसे पहली चीज है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या कोई एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे? जैसा कि डिस्प्लेसमेंट अभी तक आपने पढ़ा हुआ है कि चेंज इन पोजिशन, चेंज इन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन का जो डिफरेंस है वही आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, भाई यहाँ से चला, यहाँ गया, फिर वापस यहाँ आ गया, तो चेंज तो आया नहीं। लेकिन इसमें हम डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं देखते, हम एंगुलर टर्म्स में देखते हैं कि कितना एंगल डिस्प्लेस हुई, ठीक है। जैसे ये वाला डायग्राम है और ये वाला डायग्राम है। अब आप बताइए डिस्प्लेसमेंट कहाँ ज्यादा है? ऑब्वियसली जहाँ थीटा बड़ा होगा वहां पर डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा। यहाँ थीटा बड़ा है तो थीटा नॉट, इसको थीटा नॉट ले लो, इसको थीटा ले लो, तो ये थीटा नॉट ऑब्वियसली थीटा से कम है, तो थीटा नॉट में डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपको एंगुलर टर्म्स में देखना होता है। अच्छा, मान लीजिए कि ये जो है ये किसी सर्कल का, एक बड़े से सर्कल का पार्ट है, सपोज कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, है ना। अच्छा, अगर सर्कल में इस वाले पॉइंट को देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दोनों का सेम होगा, तो इसको हम रेडियस कह देते हैं, ठीक है। और ये जो है इसको आर्क लेंथ बोल सकते हैं कि ये क्या है आपका, जो ये भी डिस्टेंस है ये आर्क लेंथ है। तो बेसिकली थीटा कितना होता है? थीटा कितना होता है? थीटा होता है आपका, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू आपका आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस। अभी इसकी हेल्प से आप क्या क्या निकालोगे उसकी हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ये समझना है दैट थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, सही है। अच्छा, किसी भी चीज की जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी मतलब कितनी देर में वो कितना डिग्री मूव कर रहा है, वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, उसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा जो है वो टाइम का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम के हिसाब से चेंज करेगी। तो कॉस ओमेगा टी इंटू ए अगर आप निकाल लेते हो, ए आप यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, अगर आप ए कॉस ओमेगा टी निकाल लेते हो तो वो ही आपका आएगा। इसकी हेल्प से आप हाँ, ये स्टेटमेंट की हेल्प से हमको पता चल रहा है कि ये फंक्शन है किसका, टाइम का फंक्शन है, और डिपेंड कर रहा है ऑन द एंगल एज वेल। अभी पहले दूसरे टर्म समझ लेते हैं, फिर इस पे वापस आएंगे। तो हमारा पहला टर्म तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। दूसरा टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी बार ये साइकिल रिपीट हो रही है। मतलब इस साइकिल को अगर मैं ऐसे रिकॉर्ड करूँ एक ग्राफ के ऊपर, तो बेसिकली पहले इसने फॉरवर्ड मोशन किया, ठीक है, फॉरवर्ड मोशन किया, फिर इसने फॉरवर्ड मोशन किया, फिर ये मीन पोजीशन तक आया, फॉरवर्ड मोशन करके मीन पोजीशन तक आया, फिर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में गया, ऐसे चला गया, फिर ये मीन पोजीशन पे वापस आ गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गई। फिर इसी तरीके से एक और हुई, फिर एक और हुई। अब ये साइकिल्स 1 सेकंड में कितने हो रहे हैं, यही है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी कि कितने साइकिल्स हो रहे हैं विद इन अ सेकंड, दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड है एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, वो है आपका टाइम
टाइम पीरियड, सही है कि नहीं। और आपके ऑसिलेशंस क्या होते हैं, ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस यही होते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितनी बार कोई चीज़ आगे पीछे जा रही है, ठीक है। जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा ऑसिलेशंस होंगे, जितना कम होगा उतने कम ऑसिलेशंस होंगे। तो अगर आपको पीरियोडिक मोशन की फ्रीक्वेंसी लिखनी हो तो इट इज़ बेसिकली कि कितना फ्रीक्वेंसी होती है पर यूनिट, आपका टाइम कितने साइकिल्स हो रहे हैं, सही है ना। फ्रीक्वेंसी को आप जो यूनिट है फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो है हर्ट्ज, और ये बेसिकली है सेकंड इनवर्स, ठीक है, सेकंड का इनवर्स। और इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो रेडियो वेव्स के नाम पर हुई थी, जिनको डिस्कवर किया था हाइनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने। और ओके, ठीक है, तो ये तो हो गया आपके अभी तक कितने कॉन्सेप्ट्स हो गए। पीरियड आपको समझ आ गया, फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई, डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया। अब बचा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड को समझना मुश्किल नहीं है। एम्पलीट्यूड बहुत बेसिक सी चीज़ है कि ये जो एक बार में कितना कवरेज कर रहा है। जैसे ये अगर यहाँ तक जाएगा तो ऑब्वियसली इसका जो एम्पलीट्यूड है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में इसने कितने यूनिट डिस्टेंस कवर करी वो कम होगा। लेकिन अगर ये यहाँ तक जाएगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो ऑब्वियसली थोड़ा या इसी ग्राफ में मैं बना देती हूँ, ये थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो फिर नेगेटिव में भी ज्यादा होगा, फिर पॉजिटिव में भी ज्यादा, नेगेटिव में भी ज्यादा, पॉजिटिव में भी ज्यादा, नेगेटिव, ये इक्वल बनेगा। लेकिन इसका जो ये जो वो आ रहा है ट्रफ और आपका क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट।